हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज है, उसका पार्ट 2 आपके समक्ष लेके आए हैं। और इसमें हम 50 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी की दृष्टि से हमने ये श्रृंखला शुरू की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट दूसरा है। यदि पार्ट पहला आपने नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि मित्रों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है जो आपको वहां उपलब्ध है मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए, टू द पॉइंट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी। यानी सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना के विचार की कल्पना किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, आगा खान। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आप अपने आंसर को गैस करिएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की स्थापना की विचार की कल्पना की थी। क्या है इससे जुड़े और महत्वपूर्ण फैक्ट, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र, मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम रखा था। यानी पाकिस्तान का जो विचार है वो सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के विचारों की उपज माना जाता है। जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया है। इसमें आप महत्वपूर्ण फैक्ट अंतर नोट करिएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा। जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। जबकि पाकिस्तान के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है रहमत अली चौधरी। यानी चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया। यानी पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं चौधरी रहमत अली, जबकि पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले गवर्नर जनरल बने। यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, वही पाकिस्तान के संस्थापक कहलाए। जबकि लियाकत अली खान को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गए हैं। मप्पिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मित्रों, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में ये मोपला विद्रोह हुआ था? बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, केरल राज्य में। यानी केरल राज्य में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इससे जुड़े और क्या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मोपला विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रिटानियों के विरुद्ध किया गया था। यानी मोपला विद्रोह क्या था? यह केरल राज्य के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदार थे और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था, जो मोपला विद्रोह कहलाता है। और इस मोपला विद्रोह को महात्मा गांधी जी द्वारा भी सहयोग प्राप्त था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और बाद में क्या होता है कि
ब्रिटिश सरकार ने इस मोपला विद्रोह को अपने खिलाफ आते हुए देखकर हिंदू मुस्लिमों को मध्य एक सांप्रदायिक रंग इस मोपला विद्रोह को प्रदान कर दिया था। यानी इस मोपला विद्रोह ने अंतिम समय में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य एक अराजक स्थिति पैदा कर दी थी। और इसी को लेकर विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास है जो इसके ऊपर आधारित है, यह भी आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। मोपला नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर है जो मोपला नामक उपन्यास के रचयिता है। मोपला विद्रोह है जो केरल राज्य से संबंधित है। कब हुआ? 1921 में हुआ। यह फैक्ट आप नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। कूका आंदोलन, कूका मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट होगा, पंजाब राज्य से। यानी कूका आंदोलन पंजाब राज्य में चलाया गया था। क्या इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण फैक्ट? 1940 में सॉरी 1840 में है। यानी कूका आंदोलन 1840 में सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका कहलाते हैं। यानी सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका कहलाते हैं। इनकी शुरुआत यानी इस विद्रोह की शुरुआत 1840 ईस्वी में होती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय है सैन साहब, जिसे भगत जवाहर मल भी कहा जाता है। यानी इस कूका आंदोलन को शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो भगत जवाहर मल को जाता है। और इसको बालक सिंह तथा उनके अनुयायी राम सिंह के नेतृत्व में इसे अंतिम रूप है जो दिया गया था। और ये विद्रोह क्यों हुआ? कूका विद्रोह है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सिख के नामधारी संप्रदाय के जो मूल्य थे, जो इनका नियम थे, उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया था। उन्हीं के विरुद्ध यह सिखों के नामधारी संप्रदाय है, इनके द्वारा यह विद्रोह है जो कूका आंदोलन चलाया गया था। अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज की संस्कृति को बचाने के लिए यह कूका विद्रोह संपूर्ण पंजाब में विभिन्न स्थानों पर चलाया गया था। जिसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप कह सकते हैं भगत जवाहर मल इसके मुख्य प्रवक्ता रहे हैं। और भगत जवाहर मल को सैन साहब भी कहा जाता है। और इसे अंतिम रूप किसने दिया? तो बालक सिंह और तथा उसके अनुयायी राम सिंह के नेतृत्व में यह काफी समय तक चला था कूका आंदोलन। इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में होती है। तो इसका संबंध मुख्य रूप से पंजाब राज्य से रहा है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? यानी भारत के जो क्रांतिकारी थी, भारत के जो नेता थे, उन्होंने बंगाल विभाजन के बाद तुरंत किस आंदोलन में भाग लिया? या कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन। तो बंगाल विभाजन कब होता है? तो बंगाल विभाजन की घटना कब होती है? 1905 में होती है। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने ये बंगाल विभाजन की नींव रखी थी, बंगभंग आंदोलन होता है। तो इस बंगाल विभाजन के बाद भारत के क्रांतिकारी और नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ऑप्शन सी राइट होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। रोल्ट एक्ट को वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया था? रोल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1921, 1923, 1917, 1919। ऑप्शन डी राइट होगा, 1919 को रोल्ट एक्ट पारित हुआ था। और यह क्या था? इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। ब्लैक लॉ भी इसे कहा जाता है, ब्लैक लॉ, काला कानून की इसे संज्ञा दी गई है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सहायक संधि की प्रणाली सब्सिडी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? यानी जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि भारत में लाई गई थी, उसे सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने अपनाया?
सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी, उसे सर्वप्रथम किसने अपनाया? ग्वालियर के राजा सिंधिया ने, हैदराबाद का निजाम ने, पंजाब के दलीप सिंह ने, बड़ौदा का गायकवाड़ा। ऑप्शन बी राइट होगा, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम इस सहायक संधि को अपनाया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। सहायक संधि किसने लाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। यानी इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया और उस पर हस्ताक्षर किए थे 1798 में। हैदराबाद का निजाम जिसने सहायक संधि को सर्वप्रथम भारत में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में कौन सी घटनाओं के सही कालक्रमिक क्रम है? यानी इन घटनाओं का सही कालक्रमिक क्रम क्या है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं, इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत का विभाजन। बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ संधि। यानी इनको आपको उस प्रकार व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। क्या होगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। तो ऑप्शन बी राइट होगा। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। और लखनऊ संधि कब होती है? 1916 में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार इनका ये क्रम रहेगा। बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ समझौता है जो 1916 में होता है। ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं यहां नेक्स्ट सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? मित्रों, जब साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में, 1928 को इंडिया आता है, तो किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें भारत के नेताओं ने, भारत के क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, सभी श्वेत यानी श्वेत लोग थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इस कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी के चलते शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट है ये एक बकवास है और इसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। शिव स्वामी अय्यर जैसे विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट एक बकवास है, इसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। ये विचार शिव स्वामी अय्यर के थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया? यानी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया या सीधी कार्रवाई दिवस? ऑप्शन सी राइट होगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसे सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? यानी मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909, इस मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहा जाता है? भारत परिषद एक्ट 1909 कब आता है? ये 1909 में आता है। और जिसमें किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भारत में शुरू करने का श्रेय
मिंटो को दिया जाता है, जिन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संप्रदाय के आधार पर मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की थी। ऑप्शन बी राइट होगा। सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित हुई, उन्हें आरक्षण दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 नंबर, अरुण आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? अरुण आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बारडोली का सत्याग्रह, सोनिया अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह कब होता है? 1928 में होता है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है, जिन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है बारडोली की किसान महिलाओं द्वारा। सोनिया अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। तुर्की के शासक के शासन को वापस लाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो अरुण आसफ अली, जिनका संबंध है जो ऑप्शन बी से होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान रहा है महात्मा गांधी जी के साथ। अरुण आसफ अली का प्रमुख योगदान रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारह नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? इन्हीं जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? सशस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रॉल्ट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ऑप्शन सी राइट होगा। रॉल्ट एक्ट 1919, इसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग है, जहां पर भारत के लोग, भारत के क्रांतिकारी भारतीय नेता है जो वहां इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, इस रॉल्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। और जनरल डायर ने इस आंदोलन को रोकने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे कई लोगों की जानें चली गई थी। इसमें ऑप्शन सी राइट होगा कि रॉल्ट एक्ट है जिसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि? क्या कारण था? ऐसा क्या कारण रहा होगा कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ऑप्शन है, इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया। इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। क्या होगा 13 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन बी राइट होगा। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, यानी साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे, सभी 7 लोग अंग्रेज अधिकारी थे। इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इस कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी इस साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट सवाल आपके नंबर रहा 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो कई परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन ए राइट होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। या एक आप महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी ये था, यानी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल भी ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहां आपको कोई ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भी उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनसे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष मैं लेके आया हूं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यानी स्वतंत्र भारत के तो प्रथम गवर्नर जनरल रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल भी ये थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत में गवर्नर जनरल का पद कब तक रहा? तो 26 जनवरी 1950 तक भारत में गवर्नर जनरल का पद रहा था। 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। तत्कालीन वक्त में 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। बहुत ही अच्छा सवाल यहां से बन सकता है कि कांग्रेस में मतभेदों के चलते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1959 में। यानी 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात तो इससे जुड़ी होगी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो ब्रिटिश थे। यदि क्वेश्चन आए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हो गया। इसी के साथ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया, वो भी इस पद से हट गए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 16 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? 6 अप्रैल 1930 का दिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा क्या हुआ इस दिन जो एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में उभरा? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, दांडी मार्च महात्मा द्वारा, बंगाल विभाजन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? क्यों 6 तारीख 6 अप्रैल अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा। दांडी मार्च की समाप्ति, यानी दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा नमक जो आंदोलन था, नमक कर के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था, नमक कर आंदोलन तोड़ा गया था। इस दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक उत्पादन पर जो कर लगाया गया था, उसके विरुद्ध में दांडी मार्च जो 12 मार्च से चलाई गई थी, 12 मार्च 1930 से गांधी जी द्वारा नमक कर के विरुद्ध में अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से दांडी तक 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी में जो अनशन किया गया था, जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को समाप्त किया गया था। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। यानी 6 अप्रैल के दिन क्या घटना घटित हुई? तो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट है।
तो आप यहां महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 24 दिनों का यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा, यानी अहिंसा मार्च 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा, जहां पर इन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो नमक कानून था, उस नमक कानून को तोड़कर एक विजयी संकल्प है जो अपनाया। 6 अप्रैल को जो घटना घटित हुई वो थी नमक कानून को तोड़ा गया, नमक कर की समाप्ति। तो दांडी मार्च की शुरुआत कहां से होती है? साबरमती आश्रम से होती है, अहमदाबाद से। नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारत परिषद अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसके तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली शुरू हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसी के तहत मुस्लिम संप्रदाय को इसके अंतर्गत निर्वाचन में व्यवस्था है जो आरक्षण दिया गया था, मुस्लिम संप्रदाय को निर्वाचक मंडल में जगह मिली थी इसके तहत। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड मेकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी, कब की थी? यानी लॉर्ड मेकाले समिति या लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट, जो उच्च शिक्षा पर लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1835, 1858, 1833, 1821। उच्च शिक्षा पर अंग्रेजी की सिफारिश करने के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? ऑप्शन ए राइट होगा, 1835 में। 1835 में लॉर्ड मेकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की थी और इन्होंने लॉर्ड मेकाले समिति की जो रिपोर्ट है 1835 में भारत में आई थी। नेक्स्ट सवाल है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? यानी किस लड़ाई के तहत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने गहरे कदम यहां जमाए? वह कौन सी लड़ाई है जो अंग्रेजों के लिए निर्णायक रही? प्लासी की लड़ाई 1757, ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764, तीसरा मैसूर युद्ध 1790, 92 मैसूर युद्ध 1799। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बक्सर की लड़ाई, जिसके तहत ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित होती है भारत में। 1764 बक्सर का युद्ध होता है उसके तहत। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? यानी किसके बारे में कहा गया कि यहां कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? न तो कोई अपील की जा सकती, नहीं कोई वकील किया जा सकता है, नहीं कोई दलील दी जा सकती है। किसके बारे में यह कहा गया? साइमन कमीशन 1928, द कम्युनल अवार्ड 1932, रॉल्ट एक्ट 1919, द वेम्यापाइंग प्रेस एक्ट 1838। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, यहां लिखा हुआ है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन डी कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। रोल्ट एक्ट के बारे में यह कहा गया था कि जो रोल्ट एक्ट कानून था, काला कानून की जिसे संज्ञा दी गई थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के नजरबंद किया जा सकता था, बंदी बनाया जा सकता था। उसमें यह कहा गया कि यहाँ न तो कोई वकील हो सकता, नहीं कोई अपील की जा सकती, नहीं कोई दलील दी जा सकती। एक अंधा कानून था ये। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी है द
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878। इसके तहत भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारत में जनसंचार के जो भी साधन थे, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, उन पर कड़ा नियंत्रण लाया गया था द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत 1878 के माध्यम से। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की? अब बात आती है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की? 1920, 1930, 1940, 1946। सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ये भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। बंगाल विभाजन की घटना 1905। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग, एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप नोट करिएगा। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में, 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। कहां होता है? लाहौर में। और उस अधिवेशन में एक अलग से पाकिस्तान नाम का एक अलग से मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी पाकिस्तान नाम से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग ने 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 1919 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है किसे? 1919 के भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द मोरले मिंटो सुधार, रॉल्ट एक्ट। ऑप्शन बी राइट होगा। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 के भारत परिषद अधिनियम को, जबकि द मार्लो मिंटो सुधार है, ये 1909 का अधिनियम था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909 का था मार्ले मिंटो, जबकि 1919 का जो अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। पच्चीस नंबर सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? गांधी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के दौरान, रॉल्ट एक्ट के विरोध में 1919-22 का पहला असहयोग आंदोलन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के कारण, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के कारण भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम है जो निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम में से कौन नहीं था? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग किया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव हुआ, यह भी सही है। पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। तो ऑप्शन सी राइट होगा कि पंजाब में अस्थायी शांति नहीं स्थापित हुई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो भारत में जो परिणाम हुए वो अत्यधिक और विकराल हो गए थे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे? जो खिलाफत आंदोलन चला विश्व में और भारत में, उसके परिणाम क्या थे? किस कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था? लखनऊ समझौते के विरोध में, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतों के विरोध में,
केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचाना, उपरोक्त कारणों में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचाना। भारत में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं द्वारा हुई थी, क्या है ये खिलाफत आंदोलन? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सिवर्स की संधि, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाली सिवर्स की संधि हुई थी, और उस सिवर्स की संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। यानी सिवर्स की संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे, और एक तरह से तुर्की राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था, और संसार भर के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी धर्मगुरु मानते थे। यानी उस तत्कालीन समय में जब तुर्की के सुल्तान से भिन्न अधिकार छीन लिए गए, और उसी वक्त संपूर्ण भारत के मुस्लिम है जो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा घोषित करके रखा था, और उन्होंने उन शक्तियों को वापस लेने के लिए, यानी तुर्की के सुल्तान को वो शक्तियां वापस लौटाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन में ये मांग की गई कि तुर्की के खलीफा को संपूर्ण शक्तियां वापस लौटाई जाए और सिवर्स की संधि से वो पुनः हटाया जाए। ये बात इसमें स्पष्ट उभर कर सामने आई थी। भारत में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, और महात्मा गांधी जी जैसे नेताओं द्वारा भारत में खिलाफत समिति की भी स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था, और ये कह सकते हैं ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि केमल पाशा तत्कालीन समय में वहां का शासक था। उसे तुर्की के शासन पर पहुंचाना इस खिलाफत आंदोलन का एक मुख्य पॉइंट आप मान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड में कौन सी सत्ता में थी पार्टी? उदार पार्टी, लिबरल पार्टी, अपरिवर्तनवादी पार्टी, श्रम पार्टी जिसे लिबरल पार्टी भी कहा जाता है। कोई पार्टी नहीं, क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। उस तत्कालीन समय में श्रम पार्टी यानी लेबर पार्टी वहां पर सत्ता में थी यूके में। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। यानी केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आजाद हुआ उस समय यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी राइट होगा। क्लाइमेट एटली की सरकार थी उस वक्त जब भारत आजाद हुआ। उस वक्त क्लाइमेट एटली की शासन था वहां पर यूके में, और क्लाइमेट एटली ने ही घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ये घोषणा की थी क्लाइमेट एटली ने। क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी के ब्रिटिश राजनेता थे, ध्यान रखिएगा, यानी लेबर पार्टी का शासन था उस वक्त। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे 1945 से 1951 तक। ये क्लाइमेट एटली है जो लेबर पार्टी से ब्रिटेन के पीएम रहे हैं, क्लाइमेट एटली।
खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा, अली ब्रदर्स द्वारा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करिएगा। खिलाफत आंदोलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली ब्रदर्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, अली ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स में कौन आते हैं? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन का मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। ये भारत में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं खिलाफत आंदोलन के। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज आप समझिएगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्लेमिंटो सुधार 1909, माउंटबेटन योजना 1947। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। मार्लेमिंटो सुधार है जिसके तहत हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। यानी इसमें मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल है जो प्रदान किया गया था, इन्हें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, 1909। नेक्स्ट सवाल, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल एंटोनॉमी की शुरुआत की। प्रांतीय स्वायत्तता भारत में कब प्रदान हुई? किस एक्ट के तहत प्रदान हुई थी? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करिएगा यदि आपने पढ़ा हो तो ऑप्शन डी राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। प्रांतों से जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था। मित्रों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करिएगा कि 1919 का जो एक्ट आता है इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित होती है 1919 के तहत। लेकिन प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति कब की गई? तो 1935 का जो एक्ट आया उसमें प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। और इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हुई, और जबकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता हुई 1935 अधिनियम से। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ की बात आती है तो उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1919। तो ये फैक्ट आप नोट करिएगा, वीडियो को रोक कर भी आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वर्ष 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन इंडियन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के प्रक्षेपण के साथ किसकी मौत हुई? यानी 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दौरान किसकी मौत हुई? भारत के एक महान नेता जिसकी मृत्यु हो गई थी, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो मित्रों ऑप्शन बी राइट होगा। बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक, जिनकी मृत्यु है जो 1920 में हो जाती है। जैसे ही भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, उनकी एक मलेरिया बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन बी राइट होगा। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1916, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1940। क्या होगा 35 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चेंज करें। ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखिएगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टी 36 नंबर सवाल है। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन का आगमन, गैर सहयोग आंदोलन, रॉल्ट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन डी राइट हुआ। रॉल्ट एक्ट अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, यह सवाल बहुत ही अच्छा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। चोरा चोरी की घटना के बाद, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद, गैर सहयोग आंदोलन के बाद। यानी हंटर कमीशन की नियुक्ति किस के लिए हुई थी? किसके जांच के लिए हंटर कमीशन स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी राइट होगा। जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जिसे जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच करना था। वे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि हंटर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को हुई थी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्यों की? क्योंकि भारत के लोग विरोध कर रहे थे इसकी जांच के लिए, तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति की स्थापना की। 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देश में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन आदि हुए, उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए हंटर समिति की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य थे। यानी जो हंटर समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों वाले इस समिति में 3 भारतीय सदस्य थे। जो 8 सदस्यीय समिति थी, इसमें कुल कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे, 5 ब्रिटिश थे। 3 भारतीय सदस्य थे, उनमें थे सर चिमन सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ये 3 भारतीय सदस्य इस हंटर कमीशन में शामिल थे। सर चिमन सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 हंटर कमीशन में शामिल थे। और हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में दी थी। कब दी? मार्च 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी मार्च 1920 में। अब एक हंटर समिति और आती है, ध्यान रखिएगा। 1892 में एक हंटर समिति और आती है, जिसने शिक्षा पर अपना रिपोर्ट सौंपी थी। शिक्षा पर ध्यान रखिएगा, 1892 की एक हंटर कमेटी आती है, जिसने उच्च शिक्षा पर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। साथियों, यह भी ध्यान रखिएगा। जबकि एक हंटर कमेटी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई थी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फर खान। थर्टी 38 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन सी राइट होगा। सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
ये भी आप फैक्ट नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसे जाना जाता है रोल्ट एक्ट 1919 में आता है। रोल्ट एक्ट 1919 को, यहां ये टाइपिंग एरर है। रोल्ट एक्ट 1919 को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। द रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? द रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन में हमारे मुंह में गिर जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए राइट होगा। अवध राज्य के बारे में कहा था। अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट सवाल है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी सिपाही विद्रोह के समय, यानी 1857 की जो क्रांति होती है जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन सी राइट होगा। लॉर्ड कैनिंग है जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया न ही मारा गया? किसके बारे में यह कहा गया? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, झांसी लक्ष्मीबाई। किसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया न ही मारा गया था? ऑप्शन बी होगा। नाना साहब के बारे में कहा जाता है। 1857 की क्रांति के नेता थे। वैसे तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, झांसी लक्ष्मीबाई ये सभी 1857 की क्रांति के नेता रहे। मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया था? साथियों, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही BHU की स्थापना होती है। इन्होंने धनराशि भेंट की थी इसकी स्थापना में। तो इन्होंने, मदन मोहन मालवीय ने एक अखबार का संपादक किया था द लीडर। यह किस जगह से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, दिल्ली। ऑप्शन ए राइट होगा। इलाहाबाद से यह संपादित होता था द लीडर अखबार। 1909 में इलाहाबाद से प्रभावी अंग्रेजी अखबार द लीडर शुरू हुआ था। मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू इलाहाबाद से। 1919 में इलाहाबाद से प्रभावी अंग्रेजी अखबार था द लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। ऑप्शन ए राइट होगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसमें रेजिमेंट थे मंगल पांडे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। क्या कह रहा है कि अपने संस्थापकों के साथ पार्टियों से मिलान करें। एक तरफ पार्टी दे रखी है, दूसरी तरफ इनके संस्थापक है, आपको मिलान करना है। नीचे कोड दिए गए, आपको कोड का चयन करना है। स्वतंत्र पार्टी किससे संबंधित है? कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी किससे संबंधित है? स्वराज पार्टी किससे संबंधित है? इन्हें आपको मिलान करना है। तो नीचे कोड दे रखे हैं A, B, C और D।
किस प्रकार सम्मिलित होगा यह क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। तो देखते हैं, स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। एक आपका सी से मिलेगा। कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी लाला लाजपत राय से संबंधित है, जबकि स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इस प्रकार सम्मिलित हो गया आपका एक सी में। तो एक सी में आपका ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, जबकि इनमें दोनों में है नहीं। अब कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी ऑप्शन 2A से सम्मिलित होगा। 2A में आपका केवल डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता पार्टी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी लाला लाजपत राय इससे जुड़े हुए थे, और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? यानी कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, सतारा। क्या है चूक का सिद्धांत? कुछ फैक्ट आपके समक्ष लेके आया हूं मैं। चूक या व्यपगत सिद्धांत हड़प की नीति, यानी हड़प की नीति भी कहा जाता है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चूक का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया या हड़प की नीति? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति है, जो 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा यह नीति है, जो विस्तारवादी नीति, राज्य विस्तारवादी नीति थी, उन्होंने अपनाई थी। चूक का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कड़े नियम बनाए। यानी इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। यह मुख्य बात यह है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत यदि कोई राज्य है, वहां का शासक है और उसके कोई संतान नहीं है, तो वह राज्य ब्रिटानी साम्राज्य का हिस्सा होगा। यह इसमें नियम प्रतिपादित हुआ था। और इसी नियम के तहत जो सतारा राज्य था, जो रियासत थी, उसको सर्वप्रथम छूट दी गई थी, लेकिन पुनः उसको सर्वप्रथम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत, साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत शामिल कर लिया गया था सतारा को। और ये जो चूक का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ हुई थी, इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? 1857 की क्रांति की बात हो रही है। मेरठ, बिहार, बरेली, ग्वालियर। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। बिहार का जो जगदीशपुर स्थान है, वहां कुंवर सिंह और अमर सिंह ये वहां के क्रांतिकारी नेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुत अच्छा सवाल है। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? वामा बोधिनी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। केशव चंद्र सेन है, जिन्होंने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए, महिलाओं की जागरूकता के लिए। इन्होंने, केशव चंद्र सेन कौन थे? बंगाल के धार्मिक उपदेशक, समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? यानी बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा।
ऑप्शन डी राइट होगा। बर्मा वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, जहां के रंगून स्थान है जहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को ले जाया गया था, अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था रंगून की, बर्मा में। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, वीडी सावरकर, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन की घटना पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद। जय भारत।